नहीं मिली। सावित्री वहीं रोने धोने लगी। आसपास उसने बहुत ढूंढा अपनी बच्ची को, पर उसे अपनी बच्ची नहीं मिली। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। वैसे वो औरत लग तो सही रही थी, वो मेरी बच्ची को मरने नहीं देगी, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। मैं अपने ससुराल अब कभी नहीं जाऊंगी, जो मेरी बच्ची की जान के प्यासे हैं। धीरे धीरे रात हो गई। सावित्री भागते भागते बहुत दूर निकल गई। उसे अचानक एक ढाबा दिखा। सावित्री उस ढाबे वाले के पास गई। चाचा, आपने किसी ऐसी औरत को देखा है जो दुल्हन के लिबास में थी और उसके हाथ में एक नवजात बच्ची भी थी? नहीं बिटिया, हमने तो ऐसी किसी भी औरत को नहीं देखा। चाचा, अगर हम आपसे अपनी कहानी बताएं तो क्या आप हमारा विश्वास करोगे? क्यों नहीं करूँगा बेटा, बोलो क्या बात है। सावित्री ने सारी बात चाचा को बता दी। इसीलिए अब मैं दोबारा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। क्या मुझे आपके ढाबे में कुछ काम मिल सकता है? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं। मैं अपने खुद के बेटे की शादी में नहीं जा पाया, क्योंकि शादी के कुछ दिन पहले ही अचानक बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई और अपना ढाबा मैं किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता था। शायद मेरे ना जाने की वजह से ही मेरे बेटे की शादी भी अधूरी रह गई। खैर, मेरी छोड़ो बेटा। वैसे भी यहाँ ढाबा में मुझे किसी लड़की की जरूरत थी जो दिल लगाकर काम करे। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? चाचा, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ, जितने भी ग्राहक आपके ढाबे पर आते हैं, अगर कल से ग्राहकों की संख्या दुगनी ना हो जाए तो आप मुझे काम से निकाल देना। ढाबे वाले चाचा को सावित्री का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। अगले दिन से ही उसके खाने की लोग खूब तारीफ करने लगे और ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई। अब सावित्री उस ढाबे में रहने लगी और हर रोज इसी उम्मीद से इधर उधर देखती रहती कि किसी न किसी दिन उसकी बच्ची उसे जरूर मिलेगी। एक रोज ढाबे पर वही दूल्हा मंकू आया जिसने रानी को छोड़ दिया था। आओ आओ बेटा आओ। कैसे हो पिताजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुद पर शर्मिंदा भी हूँ। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। शायद इसी वजह से तुम दोनों का रिश्ता भी टूट गया। तुम दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ। सावित्री बेटा, देखो मेरा बेटा आया है। इन्हें अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाओ। जी चाचा, बस 15 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप बाप बेटे बातें कीजिए। वहीं दूसरी तरफ रानी उस बच्ची को लेकर इधर उधर भीख मांगने लगी। ये देखो इस औरत को, शादी के पहले ही बच्चा कर लिया। जब शादी के वक्त सच्चाई पता चली तो इसके ससुराल वालों ने भगा दिया। इस तरह रानी को हर कोई जलील कर रहा था, कोई उसे भीख तक नहीं दे रहा था। तभी उसके पास एक भिखारन आ गई। क्या हुआ बहन, तुम भीख मांगने वाली तो लगती नहीं, कहाँ से आई हो? रानी ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। इसलिए मैं इस बच्ची को किसी न किसी तरह पालना चाहती हूँ। हो सकता है कभी न कभी इसकी असली माँ मिल जाए। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में चलो, वहीं इस बच्ची को थोड़ा दूध पिलाते हैं। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह वो भिखारन रानी और उसकी बच्ची को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई। वहां पर और भी भिखारी थे जो रानी के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। देखिए, सबसे पहले तो आप कपड़े बदल लीजिए। मेरे पास एक साड़ी है, मैं उसे धो दूंगी, कल आप वही पहन लेना। अभी काफी रात हो गई है, सो जाइए। आप मुझे पढ़ी लिखी समझदार लग रही हैं, आपको तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही जाकर काम की तलाश करती हूँ, जिससे मैं आप लोगों की भी कुछ मदद कर पाऊंगी। सुबह उठकर रानी ने कपड़े बदले और किसी कॉस्मेटिक शॉप पर काम की तलाश में चली गई। कई दुकानों पर बात करके शाम तक उसे काम मिल ही गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल बीत गए। हमारी बच्ची अब 3 साल की हो गई है, इसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हो गए। चलो इसका मुंडन करा देते हैं। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कल ही इसका मुंडन करा देते हैं, कल मेरी भी छुट्टी है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहीं पर इसका मुंडन कराएंगे। अगले ही दिन रानी अपनी बच्ची को लेकर उन सभी भिखारियों के साथ उस बच्ची का मुंडन कराने उस मंदिर चली गई। पंडित जी, वैसे तो मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन आशीर्वाद दीजिए इस बच्ची को कि सब कुछ ठीक हो जाए। चिंता मत करो बिटिया, तुम्हारी मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी और इस बच्ची की भी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। चिंता मत करो। मुंडन करने के बाद लौटते समय सभी को भूख लगी। बच्ची का मुंडन तो हो गया, वो सामने ढाबा दिख रहा है, वहीं चलकर खाना खा लेते हैं। रानी उन भिखारियों के साथ उस बच्ची को लेकर उसी ढाबे में पहुंच गई जहां पर उस बच्ची की असली माँ यानी सावित्री काम करती थी।
सावित्री रानी को और अपनी बच्ची को देखते ही पहचान गई। रानी भी सावित्री को पहचान गई। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं या आपका, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। चाचा, चाचा यही मेरी बच्ची है जिसे मैं हर रोज ढूंढा करती थी। तभी वहां पर ढाबे वाले का बेटा मंकू भी कार से आ गया। मंकू रानी को देखकर तुरंत पहचान गया। क्या हुआ? तेरे बॉयफ्रेंड ने भी तेरा साथ नहीं दिया ना? इस बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गई ना तू? अच्छा हुआ मैंने तुझे भगा दिया था। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? यही तेरी पत्नी थी जिसे तूने भगाया था? हाँ पिताजी, यही वो औरत है। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। उसके इतना बोलते ही उसके पिता ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये बच्चा तेरी पत्नी का नहीं, बल्कि इस लड़की सावित्री का है। बेचारी 3 सालों से अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ। ढाबे वाले ने सारी कहानी अपने बेटे को बता दी। अब मंकू को खुद पर पछतावा हुआ। उसने रानी से, सावित्री से और अपने पिता से माफी मांग ली और एक बार फिर से मंकू और रानी की शादी हो गई। सावित्री को उसका बेटा मिल गया। वो उसी ढाबे में रहकर काम करने लगी और अपनी बच्ची को पढ़ाने लिखाने लगी।